नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मनोविज्ञान की कक्षा में। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। तो आज हम बाल विकास के अगले अध्याय या अगले क्रम में वंशक्रम के अनुसार लिंग निर्धारण पढ़ेंगे तथा उसके बाद में वंशक्रम के विकास के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो वंशक्रम के अनुसार लिंग निर्धारण किस प्रकार किया जाता है उसका अध्ययन करते हैं। देखिए कि माता और पिता, एक संतति के जन्म में दोनों का योगदान होता है। माता के द्वारा जो अर्धकोश प्राप्त होता है उसे हम मातृकोश कहते हैं, या जो जनन कोश होता है। अब देखिए, एक सामान्य कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। अब उस 46 गुणसूत्र में यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र, उन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े होते हैं काय गुणसूत्र और एक जोड़ा होता है लिंग गुणसूत्र का। यही संरचना माता और पिता दोनों की तरफ पाई जाती है। लेकिन जो एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है वो मातृकोश के अंदर पाया जाता है X और X। X का अर्थात होता है लंबा गुणसूत्र। और इसी प्रकार पितृकोश जो पढ़ते हैं, पितृकोश कह दीजिए या जो जनन कोश पिता के ओर से होता है, उसके अंदर जो जोड़ा होता है, उसके अंदर जो गुणसूत्र का जोड़ा होता है वो होता है X और Y। यानी इसमें Y अलग होता है। Y जो होता है वो होता है बोना गुणसूत्र। लंबा गुणसूत्र और पौना गुणसूत्र। अब देखिए, अब माता की तरफ से कोई भी लिंग गुणसूत्र आएगा, चाहे कोई सा भी आए, तो वो तो X ही रहेगा। X यानी कि लंबा गुणसूत्र। और पिता की तरफ से जो गुणसूत्र आएगा वो यदि X आए यानी कि लंबा गुणसूत्र, तब तो परिणाम स्वरूप XX संतति प्राप्त होगी। यानी कि यहाँ बालिका का जन्म होगा, क्योंकि XX यानी कि दोनों लंबे गुणसूत्र जो होते हैं वो माता में पाए जाते हैं, इसलिए बालिका का जन्म होगा। और यदि X लंबा गुणसूत्र माता की तरफ से आता है और पिता की तरफ से Y बोना गुणसूत्र आता है, यानी कि इधर से लंबा गुणसूत्र और उधर से बोना गुणसूत्र आता है, यानी कि लंबा और बोना, तो यहाँ पर परिणाम स्वरूप XY प्राप्त होगा, जो कि बालक का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से माता और पिता की तरफ से प्राप्त होने वाले लिंग गुणसूत्रों के आधार पर बालक व बालिका का लिंग निर्धारण होता है, यानी कि शिशु का लिंग निर्धारण होता है। तो ये तो वंशक्रम के अनुसार लिंग निर्धारण था। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे कि विकास के वंशक्रम के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो विकास के वंशक्रम के सिद्धांत देखिए, आप देख पा रहे होंगे 6 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है जनन द्रव्य या बीजकोश की निरंतरता या अमरता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है मौलिक गुणों का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है दोस्तों समान प्रतिमान का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत है दोस्तों विपरीत गुणों या प्रत्यागमन का सिद्धांत। और छठा सिद्धांत है दोस्तों असमानता का सिद्धांत। ये
6 सिद्धांत विकास के वंशक्रम के सिद्धांत हैं दोस्तों। तो इनमें से पहले सिद्धांत का अध्ययन आज हम करेंगे, जिसका शीर्षक है जनन द्रव्य या बीजकोश की निरंतरता का या फिर अमरता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत जो आप देख पा रहे होंगे, हेडिंग पहली, कि जनन द्रव्य या बीजकोश की निरंतरता या फिर अमरता का सिद्धांत। ये सिद्धांत दोस्तों, सबसे पहले इसके प्रतिपादक दोस्तों बिजमैन है। इसे याद रखेंगे इंपॉर्टेंट तौर पे, बिजमैन इसके प्रतिपादक है। यानी जनन द्रव्य या बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत बिजमैन ने दिया था। इसमें इन्होंने प्रयोग किस पर किया था दोस्तों? इन्होंने इसमें प्रयोग किया था चूहे पर प्रयोग किया। चूहे पर प्रयोग इन्होंने किस प्रकार किया दोस्तों? देखिए, बताता हूं आपको। इन्होंने देखिए चूहों के पूंछ काट दिए। उसके बाद में उनकी पहली पीढ़ी प्राप्त हुई चूहों की, इन्हीं चूहों की जिनकी पूंछ काट दी थी, इनकी पहली पीढ़ी प्राप्त हुई। तो उनमें चूहे जो थे वो पूंछ के साथ पैदा हुए। इन्होंने इस पीढ़ी के भी चूहों की पूंछ काट दी। तो इस प्रकार से इन्होंने यह कई पीढ़ियों तक दोहराया प्रयोग, यानी कि ये चूहों के पूंछ काटते रहे। लेकिन इसका प्रभाव उनके आगे आने वाली पीढ़ियों पर नहीं पड़ा, यानी कि आगे जैसे ही पीढ़ियां आई वो पूंछ के साथ ही पैदा हुई। यानी कि उनके माता पिता ने के पास जो जन्मजात गुण थे, उन जन्मजात गुणों को इन पीढ़ियों ने नहीं छोड़ा, या इन पीढ़ियों में वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। यानी कि जो जनन द्रव्य पहली पीढ़ी से प्राप्त हुआ, वो ही दूसरी पीढ़ी में, वो ही तीसरी पीढ़ी में, ऐसे चलता रहा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो जनन द्रव्य या बीजकोश जो था, यानी माता पिता का जनन द्रव्य निरंतर गति करता रहा तथा हर पीढ़ी में समान रूप से चूहे प्राप्त हुए। यानी कि जनन द्रव्य निरंतर बना रहा, यानी जनन द्रव्य की निरंतरता बरकरार रही या बीजकोश की निरंतरता बरकरार रही। इस प्रकार से माता पिता जो है संतति के रूप में अमरता प्राप्त करते हैं, यानी कि संतान के रूप में उनके शरीर या उनकी कोशिकाएं या उनका जनन द्रव्य जो है अमर रहता है। इसलिए इस सिद्धांत को अमरता का सिद्धांत भी कहते हैं। अमरता का सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसी कड़ी के अंदर दूसरा जो सिद्धांत आता है वो आता है अर्जित गुणों का सिद्धांत। अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, बिजमैन के सिद्धांत के अंदर जो था वो चूहों के जनन द्रव्य, यानी कि जो मौलिक गुण थे जन्मजात के साथ, जनन द्रव्य के साथ जो गुण थे, वो गुण जो है वो कहीं भी प्रभावित नहीं हुए पूंछ काटने से, वो निरंतर बने रहे। इसीलिए सिद्धांत को जनन द्रव्य का सिद्धांत कहते हैं। और माता पिता से जो जनन द्रव्य प्राप्त हुआ था वो निरंतर आगे बढ़ता रहा, यानी कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, उन्होंने वो गुणों को कैरी फॉरवर्ड करते रहे। तो इसलिए इस सिद्धांत को अमरता का सिद्धांत कहते हैं। अब अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था लेमार्क ने। अब लेमार्क ने किस आधार पे दिया था? देखिए, लेमार्क ने इस सिद्धांत को समझाया था जिराफ के एग्जाम्पल से। उसने बताया कि जिराफ जो है उसकी हाइट, उसकी गर्दन की जो हाइट थी वो पहले ऊंट के समान थी, यानी जिराफ की गर्दन जो थी वो ऊंट के समान थी पहले। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया, वो जमीन के ऊपर पहले भोजन मिल जाता था जिराफ को। पहले भोजन जो था वो भोजन
ज़मीन पर मिलता था। फिर धीरे धीरे ज़मीन पे से भोजन समाप्त हो गया, फिर उसे पेड़ की निचली टहनियों पर मिलता, फिर वो भी समाप्त हो गया। फिर उसे ऊंचे वृक्षों से भोजन प्राप्त करना पड़ा, ऊंचे वृक्षों से भोजन प्राप्त करना पड़ा। तो बार बार प्रयास के कारण निरंतर आगे आने वाली पीढ़ियों में धीरे धीरे करते हुए उसकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। और यह अर्जित गुण जो है वो धीरे धीरे प्रत्येक पीढ़ी के साथ गर्दन लंबी होती गई। और आज जो स्वरूप देख रहे हैं उसमें जिराफ की गर्दन बहुत ज़्यादा लंबी है। तो इस प्रकार से उसने पीढ़ी दर पीढ़ी गुण अर्जित किया, पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी हुई और उस अर्जित गुण का वो आगे पीढ़ी से पीढ़ी में बढ़ाता गया। तो इस प्रकार से ये अर्जित गुणों का संक्रमण हुआ। इस प्रकार लेमार्क कहता है कि कोई भी संतति जो गुण अपने जीवन काल में हासिल कर लेती है वो अगली पीढ़ी को दे देती है। इसी प्रकार अगली पीढ़ी जो लेगी वो आगे वाली पीढ़ी को देगी। यानी इस प्रकार अर्जित गुणों का संक्रमण आगे से आगे होता जाता है। और ये अर्जित गुणों का ये संक्रमण का सिद्धांत है जो लेमार्क ने दिया था। यानी कि संतति द्वारा इस अपने जीवन काल में ग्रहण या अर्जित किए गए गुण को अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर देना अर्जित गुणों के संक्रमण है, अर्जित गुणों का संक्रमण है। और ये अर्जित गुणों का संक्रमण का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। तो इस प्रकार हम दूसरा सिद्धांत पढ़ लिया है और बाकी जो 4 सिद्धांत रह गए वो आगे आने वाले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, लगातार लगे रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से भी करवाइए। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।